रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के लास्ट वीडियोस में हमने कई सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, लेकिन आप लोगों के कई कमेंट्स हैं और कई आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जैसे कि ये वाला कि हाउ ओनली सेलिंग विल बी परमिसिबल इफ नो वन इज अलाउड टू बाय। कि सेलिंग कैसे हो सकती है अगर कोई खरीदने के लिए अलाउ ही नहीं किया जा रहा, किसी को खरीदने के लिए तो सेलिंग कैसे अलाउ की जा सकती है। कंपनी आईबीसी में है, ये चीज आपको पता है। कंपनी सीआईआरपी में गई, ये भी आपको पता है। कंपनी एएसएम4 में गई, ये भी आपको पता है। लेकिन इसके बाद आपके सवाल अभी भी यहां पर यही बने हुए हैं कि भैया क्यों हम बाय नहीं कर सकते, हम क्यों सिर्फ सेल कर सकते हैं। एक आपका जो है मैसेज और है, दिस रूमर इज ओनली वायरल टू स्टॉप रिटेलर्स टू बाय इट। रिलायंस इंफ्रा विल बी पिक्ड अप बाय बिग इन्वेस्टर्स इन बिग लॉट्स। जरूरी चीज यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंसी में क्यों जाती है। ऑल्दो जून 2025 में कंपनी ने अमाउंट पे कर दिया था इंसॉल्वेंसी के लिए, जो भी कंपनी की प्रोसीडिंग थी वो वहां पर खत्म हो चुकी थी और स्टे आउट हो भी चुका था वहां पे। लेकिन फिर भी एक्सचेंजेस ने कंपनी को अभी यहां पर रिस्ट्रिक्शन में डाला हुआ है। इसके पीछे अलग अलग रीजन है। यहां पर एक बार फिर से आर्टिकल में देख लेना, सेलिंग अलाउड एंड फ्रेश बाइंग प्रोहिबिटेड। फ्रेश एंट्रीज अभी यहां पर अलाउड नहीं है, सेलिंग अलाउड है। आईबीसी 1 में है स्टॉक अभी आपका, और ये होता है पूरा प्रोसेस किसी भी कर्प या फिर आईबीसी या एनसीएलटी प्रोसीडिंग से निकलने का, या तो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन मिल जाए यानी न्यू ओनरशिप, जो कि आप जेपी एसोसिएट में बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि कोई नया एक्वायरर यहां पर आ जाएगा तो जेपी एसोसिएट की चांदी हो जाएगी। ये सब चीजें गलत है। जेपी एसोसिएट के लिए सारी इंफॉर्मेशन चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देख लेना। आउटकम क्या होता है स्टॉक के लिए, ये यहां पर जरूरी होता है। शेयर होल्डर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या तो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो खत्म हो जाएगा, उनके शेयर्स रिटर्न ऑफ कर दिए जाएंगे या फिर डीलिस्टिंग हो जाती है, या आउटकम फॉर स्टॉक और शेयर होल्डर इंपैक्ट लिक्विडेशन कैसा होता है, और ये विदड्रॉल ऑफ कर्व में क्या होता है। मेजर पॉइंट यही आता है, सीआईआरपी का सेटलमेंट, आईबीसी का सेटलमेंट। लेकिन जब जून में कंपनी ने आईबीसी प्रोसीडिंग खत्म कर दी थी, तो फिर शेयर क्यों है आपकी इन प्रोसीडिंग्स के अंदर। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कंपनी का पूरा प्लान, जैसे ईडी की प्रोसीडिंग। ठीक है, एक बार आते हैं ईडी पर, आते हैं एक बार यहां पे। ठीक है, तो ये वाला जो मैं बात कर रहा था न्यूज की, ये न्यूज है आपकी वो, लो ट्राइब्यूनल एडमिटेड इन इंसॉल्वेंसी प्ली फाइल्ड बाय आईडीबीआई ट्रस्टीशिप, जहां पर कंपनी ने पूरा 92 करोड़ का अमाउंट पे कर दिया था एंड अप्रोच एनसीएलटी आर्ग्यूइंग दैट द लायबिलिटी स्टूड एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, तो ये आपका मैटर रिजॉल्व हो चुका था। इसके अलावा ईडी की बात अब आती है। अब एक चीज आपको मालूम है कि अनिल अंबानी के ऊपर पुराने मैटर्स चल रहे हैं फिर से। ठीक है, अब अनिल अंबानी पर पुराने मैटर चल रहे, तो रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर की भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो अटैच की जा रही है। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज अटैच की जा रही है, जैसे गिव मी 1 सेकेंड। एएसएम4 की स्टेज में है अभी ये, और आईबीसी प्रोसीडिंग यहां पर है, और ईडी में कंपनी की कुछ प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं। ठीक है, ये पॉइंट रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों के साथ में है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट हैज रिमेन्ड फ्रेजाइल एज द कंपनी हैज आल्सो हैड टू नेविगेट ईडी एक्शंस एंड एसेट अटैचमेंट हेडलाइंस। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट है कि क्यों कंपनी पर रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि अनिल अंबानी के जितने ही मैटर्स हैं उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर डायरेक्टली पड़ रहे हैं। और मैंने आपके साथ एक थंबनेल भी शेयर किया था कल के वीडियो के अंदर। एक तो ये देख लेना, यहां पर 90 डेज का क्राइटेरिया होता है, क्योंकि आपका ये भी सवाल है कि कब आता है कर्व से बाहर। पहली बात तो ये है कि कर्व से बाहर कब आता है, यानी कि आईबीसी से बाहर कब आएगा। ये तो भैया एक रेजोल्यूशन प्लान है, जो आपने वीडियो की शुरुआत में भी देखा। ये एक रेजोल्यूशन प्लान होता है, और कर्व के प्रोसीडिंग आगे जैसे चलती रहती है। अगर विदड्रॉल कर दिया जाता है, सेटलमेंट कर दिया जाता है, तो आप बिल्कुल एज इट इज बाहर आ जाओगे, क्लीन बाहर आप आ जाओगे। लेकिन दूसरा मामला होता है कि भैया जो ईडी ने यहां पर प्रॉपर्टीज अटैच कर रखी हैं,
ईडी ने जो प्रॉपर्टीज अटैच कर रखी है, ये मामला और आगे बढ़ता है तो वहां इश्यूज कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए भी और कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस के लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको देखना जरूरी होता है। इसके अलावा और आप यहां पर आओ, रिलायंस इंफ्रा आपका इंडिया A4 रेटिंग में है और C रेटिंग के अंदर है। दोनों ही रेटिंग कंपनी के डेट को डाइल्यूट करते हैं, डायल्यूट नहीं, डेट को खराब बताती है और कंपनी के ऑपरेशंस को भी वीक बताती है और कंपनी को फाइनेंशियली भी वीक बताती है। तो इंडिया A4 और C रेटिंग भी जाननी जरूरी है। रिलायंस पावर रेटिंग D में है, D रेटिंग के अंदर रिलायंस पावर है, यानी कि रिलायंस पावर में भी इश्यूज ऐसे ही हैं जैसे रिलायंस इंफ्रा पर है। रिलायंस पावर का वार मार्जिन 100% पर है इन प्रीवियस 6 मंथ्स, और जो आपका एएसएम का क्राइटेरिया होता है वो 90 डेज का होता है। अदरवाइज वीकली सर्वेलेंस भी होता है और 15 दिन रेगुलर ट्रेडिंग का सर्वेलेंस होता है। ऑल्दो अब स्टॉक रेगुलर ट्रेडिंग पर नहीं है और 15 दिन यानी कि 15 हफ्ते कंपनी को इस तरह से ट्रेड करना जरूरी है ताकि बाद में जब इसके नॉर्मलाइजेशन होता है उसके बाद एएसएम 4 से बाहर निकाला जाए। अदरवाइज जो कर्व की प्रोसीडिंग के अंडर कंपनी पर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन है वो आपका एज इट इज चलता है जब तक सारे रेजोल्यूशन पास ना हो जाए। जो मेजर पॉइंट यहां पर है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में वो यही है कि ईडी से कोई रिलीफ कंपनीज को नहीं मिल पा रहा है। ऑल्दो आप लोगों ने सुना होगा कि हाईकोर्ट ने रिलीफ दिया आपके जय अनिल अंबानी और जय अनमोल अंबानी को, अनिल अंबानी और जय अनमोल अंबानी को हाईकोर्ट ने रिलीफ दिया। उनके जो फ्रॉड टैग लगाया गया था उनके अकाउंट्स के ऊपर उनको हटाया भी, लेकिन उनके बाद में भी रिलायंस पावर में कंपनी की विंड मिल अटैच करी थी ईडी ने और कुछ प्रॉपर्टीज रिलायंस इंफ्रा की अटैच करी थी ईडी ने। तो अगर हम अनिल अंबानी की बातें करें तो वो इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो दे रही है, बट अब रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पर डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो ईडी का है। ठीक है, तो जब भी आपके इस तरह के सवाल आते हैं कि भाई रिटेलरों को खरीदने देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपके जो है कौन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़े इन्वेस्टर्स को बाइंग करवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी कंपनी ना अपने आप को बर्बाद साबित नहीं कर देगी कि भैया देखो मैं बर्बाद हो चुकी हूं, अब अपने आप को अगर मैं बर्बाद साबित कर दूंगी तो रिटेलर तो मुझे खरीद नहीं पाएगा, तो मैं अपने शेयर ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बेच दूंगा। कोई कंपनी अपने आप को पागल नहीं है जो अपने आप को इस तरह से बर्बाद करेगी कि आगे जाकर के उसके पास फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स ही ना मिले। ठीक है, तो इस तरह की बातें समझनी और सुननी बहुत बेकार है, इसका कोई सेंस नहीं है। बट एक पॉइंट और आता है आपका कि अगर कोई आपके पास सिर्फ सेलिंग है, अगर सिर्फ सेलिंग अलाउड है इसका मतलब ये तो है नहीं कि सब बेच करके निकल जाएंगे। अगर सेलिंग अलाउड है, बाइंग अलाउड नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपके पास टसल नहीं है खरीदने और बेचने के बीच में। इसका मतलब यह है कि अगर सब सेल की तरफ निकल दिए तो स्टॉक लग जाएगा लोअर सर्किट पर, और बाइंग अलाउड नहीं है तो भैया बाय तो हो नहीं पाएगा, और जब लोअर सर्किट पर है तो सेल भी नहीं हो पाएगा। मतलब यह है कि सेलिंग अलाउड है लेकिन आप कर नहीं पाओगे। मतलब यह है कि बाइंग अलाउड नहीं है तो भैया आप वैसे ही नहीं कर पाओगे। तो यहां पर ट्रेडिंग ही नहीं हो रही, आप ये समझो इस चीज को। इसका मतलब ये नहीं है कि सेलिंग हो रही है, सेलिंग अलाउड है, रिटेलर एग्जिट कर जाएगा, कोई भी एग्जिट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सेलिंग अलाउड है, बाइंग अलाउड नहीं है, मतलब कि लोअर सर्किट पर लगेगा और लोअर सर्किट पर आप सेल ही नहीं कर सकते। अगर आपको लोअर सर्किट पर सेल करना भी, एग्जिट करना भी है, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है छोटा सा, प्री अजम्पशन की आने वाला प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, मतलब मार्केट का प्री ऑर्डर अगर आप सेट करते हो तो वहां आपके चांसेस होते हैं एग्जिट हो पाने के, अदरवाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि लोअर सर्किट पर आपका सेलिंग अलाउड ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं रिलायंस पावर के छोटा सा चार्ट समझ लेते हैं। तो ये थी आपकी कंडीशन रिलायंस पावर पर जो हमने कल के दिन डिस्कस करी थी। 36 का आपका बेस है, हमें जरूरत है कि इस डायगोनल के ऊपर टिका रहे जहां पर कुछ इस तरह की कैंडल आपके पास बन जाए। जितना स्ट्रॉन्ग इस डायगोनल और 36 के बेस पर रहता है उतनी ही अपॉर्चुनिटी आपकी बनेगी अप ट्रेंड देने की। लेकिन कोई भी कंडीशन इस डायगोनल के नीचे अगर आपकी ब्रेकडाउन हो गई, इसका मतलब यह है कि आप वापस से गिर जाते हो और बुरी तरह से, और फिर से आप 32 के ट्रेंड के पास आ जाओगे। तो इस समय डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के वीडियो में मैंने आपके साथ इरेडा का डायगोनल पैटर्न डिस्कस किया था रिलायंस इंफ्रा के साथ में। क्यों? क्योंकि डायगोनल पैटर्न पूरे मार्केट के लिए एक ही है, किसी स्टॉक के लिए अलग अलग चार्ट तो बनते नहीं है। तो डायगोनल पैटर्न बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर डायगोनल पैटर्न से गिरावट आती है तो वो फॉल बड़ा होता है।
और डायगोनल पैटर्न से अगर ब्रेकआउट्स बनते हैं, जहां पर रिलायंस पावर पिछले 2.5 साल से था डायगोनल पैटर्न पर, तो बड़े ब्रेकआउट्स भी मिलते हैं। तो डायगोनल पैटर्न सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारे सवाल मिल चुके होंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।